ने यहाँ पर अपनी छाप छोड़ी बुनकर के काम में और शिल्प उद्योग को बढ़ाने में। हम सबको उनको भी नमन करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर ये आम के लिए फेमस था कि जर्दालू आम यहाँ से विदेशों तक एक्सपोर्ट होता था, और आज तो जो दो मुख्य काम थे, आम के लिए भी जानी जाती थी ये नगरी और शिल्प के लिए भी जानी जाती थी, आज दोनों का ही बदहाल यहाँ पर स्वरूप पिछले 20 साल की नीतीश और भाजपा की सरकार ने कर दिया है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं। कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर, चाहे वो तिलक मांझी जी जो अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए, फांसी तक चले गए, उनके नाम पर हमने यूनिवर्सिटी बनाई। आज उस यूनिवर्सिटी की जो हालत है वो भी आप पत्रकार बंधुओं से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। जिस तरह से विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए जीर्णोद्धार की बात इस यूनिवर्सिटी ने और मोदी जी ने बार बार कही, और आज तक कोई भी काम जो मोदी जी ने यहाँ पर इस शहर के लिए वादा किया वो कोई पूरा नहीं हुआ। आज मैं तमाम आंकड़ों पर जा रहा था कि किस तरह से स्मार्ट सिटी भागलपुर बनाने की बात रही, और स्मार्ट सिटी तो छोड़िए, पता ही नहीं है कि किस तरह से मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्कूल्स की जो रिपोर्ट हमारे सामने आई, उसमें आया कि 100% मॉडर्नाइजेशन स्कूल्स का हुआ। आज तक पता ही नहीं है कि कौन से स्कूल का 100% मॉडर्नाइजेशन करने का काम इन्होंने कहां पर किया। तमाम रिपोर्ट्स आई, उसके अंदर है कि हमने यहाँ पर स्मार्ट रोड का नेटवर्क बनाने का काम किया, जबकि आप कहीं भी चले जाइए भागलपुर में चारों तरफ जिस तरह से रोड के ऊपर जाम लगा मिलेगा वो किसी से छुपा हुआ नहीं। स्मार्ट टॉयलेट की बात जिस तरह से की गई, स्मार्ट टॉयलेट कहाँ पर हैं, तमाम भागलपुर के शहर के लोग ही पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ पर ये स्मार्ट टॉयलेट हैं, हमें तो पता नहीं चल रहा है। शहर के अंदर माँ गंगा बिल्कुल नज़दीक से रहती हैं, बरसात में बाढ़ तक आ जाती है शहर के चारों तरफ गांव ग्रामीण इलाके में, लेकिन गर्मियों में उस पानी को स्टोर करके और किस तरह से उस पानी को, जल को पीने योग्य बनाकर लोगों तक पहुंचाया जाए, ये सरकार 20 साल में इसका भी प्रबंध नहीं कर पाई। भागलपुर की जो मूल पहचान थी वो पूरी तरह से पहचान कहीं ना कहीं जर्जर हो जाती है। अभी हमने आम की बात की, जर्दालू आम जो था वो विदेशों तक जाता था, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति भवन तक वो आम जाता रहा, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसी आम के जो तमाम बगीचे हैं वो कौड़ियों के भाव में किस तरह से अडानी को दे दिए गए, और वहां पर उस भूमि को बंजर भूमि के नाम पर कहा गया कि वो भूमि बंजर है, और टॉफी के रेट में 1 रुपए में वो भूमि जो है अडानी को दे दी। पूरा प्रदेश किस तरह से आज भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं। 71,000 करोड़ का सीएजी कह रही है कि हमें पता ही नहीं है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कहाँ चला गया। 22,000 करोड़ रुपया जो किसी एक मद में खर्च होना था उसको डाइवर्ट कर दिया गया। हालत ये है कि चाहे वो तमाम मंत्री रहे हों, चाहे बीजेपी के पदाधिकारी रहे हों, चाहे जदयू के पदाधिकारी रहे हों, सैकड़ों करोड़ की जमीन खरीदने के उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे। आपके प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के डिग्रियों का ही नहीं पता है कौन सी कहाँ चली गई, वो कब डिलीट कर गए, कब कहाँ से कौन सी यूनिवर्सिटी की। मतलब ये तो लगता है कि यहाँ पर कॉमन फेनोमेना है कि सभी के सर्टिफिकेट्स के ऊपर तमाम सवाल हैं। हमारे विरोधी पक्ष के जो कैंडिडेट्स हैं, पांडे साहब, उनके भी तमाम डिग्रियों के ऊपर उन्होंने कब उनके 2-2 एफिडेविट 2-2 वर्ष हमारे सामने यहाँ पर मिलते हैं। तो किस तरह के बीजेपी सुशासन की और किस तरह की शिक्षा की बात करेगी जब उनके तमाम अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनकी शिक्षा, उनके सर्टिफिकेट्स के ऊपर ही
कितने तमाम बड़े बड़े सवाल खड़े हैं। उसका कारण सीधा सीधा यह है कि जब देश में एंटायर पॉलिटिकल साइंस के देश के प्रधानमंत्री हों, जो स्वयं 11 साल से अपनी डिग्रियों को ही छुपाते घूम रहे हों, वो बिहार के कैंडिडेट्स की डिग्रियों की जांच कैसे करेंगे, उसमें हम सच्चाई कैसे ढूंढ पाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य ये है कि तमाम खुलासों के बाद, तमाम कंप्लेंट्स के बाद, इलेक्शन कमीशन जो आज बीजेपी का पिट्ठू बनकर काम कर रहा है, वो कोई एक्शन नहीं लेता। वो वोट चोरी में सीधे सीधे तौर पर इन्वॉल्व है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का ज्ञान जो है इतना भ्रामक हो चुका है कि वो विपक्ष से सवाल पूछते हैं और मोदी जी की सरकारें चोरी करके बनवाने का काम करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आज हालत ये है कि चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो 2 दर्जन से ज्यादा पुल गिर जाते हो, भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम पर है। सुल्तानगंज के पुल का आपको पता ही है कि क्या हुआ है, 2 बार गिर जाता है और ज्यादातर समय बीजेपी का ही मंत्री इस विभाग के ऊपर आरोप रहता है। आज हालत ये है कि देश के प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर जिस तरह से लगातार गिरता चला जा रहा है, बिहार की जनता कभी इस भाषा को स्वीकार नहीं करेगी। मोदी जी 11 साल हो गए आपकी सरकार को आए हुए, आज भी आप कट्टों की बात करते हैं। किस भाषा का आप उपयोग कर रहे हैं, ये बिहार की जनता चिंतन और मनन के साथ आपकी भाषा के स्तर को देख रहे हैं। और अमित शाह जी तो गजबे, वो तो जिस राज्य में चुनाव होता है पीछे पीछे घुसपैठिए उनके पीछे पीछे पल्लू पकड़कर चल देते हैं। आप बताइए, झारखंड में जब चुनाव था तो सारे घुसपैठिए झारखंड में, जब उसके बाद वो दिल्ली में चुनाव शिफ्ट हो गया तो सारे के सारे घुसपैठिए दिल्ली चले गए। जब वो चुनाव बिहार में आया तो किस तरह से बिहार को बदनाम करने के लिए कि यहाँ पर घुसपैठिए आ गए हैं, SIR के माध्यम से हम घुसपैठियों को निकालेंगे। और आखिर में क्या हुआ कि 700-800 विदेशियों की बात कहकर जो इलेक्शन कमीशन हिम्मत नहीं कर पा रहा है कहने की, आप घुसपैठिए वाले मुद्दे से भी पूछे। आज हालत ये है कि चाहे वो कृषि की मंडियां हो, यहाँ का मक्का, यहाँ का गेहूं पंजाब और हरियाणा में जाकर बिकता है क्योंकि आप MSP नहीं दिलवा पाते हैं। यहाँ का केला उसको उचित दाम नहीं मिल पाता। यहाँ के उद्योग बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन चरम पर है। मेडिकल के नाम पर मुजफ्फरपुर से बच्ची पटना तक नहीं पहुंच पाती है। मेडिकल के तमाम बड़े बड़े घोटाले होते हैं। एजुकेशन की हालत ये है कि ड्रॉप आउट रेट बिहार के अंदर मैक्सिमम है। पर कैपिटा इनकम में बिहार प्रदेश आज भी लोएस्ट है। तो हमारे सीधे सीधे सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर में NCRB के आंकड़ों में बिहार की खस्ता हालत क्यों है, पलायन सबसे ज्यादा क्यों है, शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा क्यों है, महिला अत्याचार, महिला उत्पीड़न में बिहार का नंबर यूपी के बाद दूसरे नंबर पर क्यों है, पलायन सबसे ज्यादा यहाँ से क्यों होता है, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा यहाँ पर क्यों है। और मोदी जी जो तमाम आप भाषण देकर यहाँ चले जाते हैं जनता को गुमराह करके, मोतिहारी की चीनी मिल में दोबारा आऊंगा तो यहीं की चीनी से चाय पीऊंगा और पता नहीं कौन कौन से। अमित शाह जी, आपको मर्डर जैसी घटना ऐसा लगता है कि छोटी मोटी घटनाएं ऐसी होती रहती हैं। हमारे सीधे सवाल हैं जिनका जवाब बिहार की जनता नहीं चाहती। अब हम चुनाव के बिल्कुल एक किनारे पर खड़े हैं। कल चुनाव का प्रचार समाप्त हो जाएगा। इस बार बीजेपी का हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चल पाया। जनता समझ गई कि जुमलेबाज सरकार है। आज भी वो तमाम उन मुद्दों को उठा रहे हैं, और चाहे राम मंदिर हो, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बना, धारा 370 अभी तक नहीं हटी। आपने जो 2 बदलाव किए उनको आपने वापस ले लिया। आज आप बिहार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं?
चीन घुसकर बैठा है, ट्रंप आपके शायद कनपट्टी पर कट्टा लगाकर डरा रहा है। आप ट्रंप कट्टा नहीं बोल पा रहे हैं मोदी जी। क्या इलेक्शन कमीशन की भी कनपट्टी पर कट्टा लगाकर आप एसआईआर करवाते हैं? ये सीधे सीधे सवाल है। बिहार के लिए 20 साल में आपने क्या किया? 11 साल में पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं मिला? ये तमाम सवाल हैं जो जनता पूछ रही है और कांग्रेस पूछ रही है। मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मीडिया के साथियों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और वास्तव में रीजनल जो पत्रकार हैं वो आज भी पत्रकार हैं। कुछ तो पत्रकार भूतपूर्व पत्रकार हो गए, वो नोएडा से ऑपरेट करते हैं, पूरा एजेंडा चलाते हैं, जनता के सवालों को नहीं उठाते हैं। जनता से सवाल जनता के जो सरकार से पूछने चाहिए वो विपक्ष से पूछते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूं कि आप लोग पत्रकारिता को जिंदा रखे हुए हैं। आज आप हमारी बात को जनता तक पहुंचाइए कि कौन सी सरकार चाहिए जो आपको 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देगी, जो आजीविका दीदियों को 30,000 रुपये महीना देगी, वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाएगी, जो सरकार रोजगार की बात कर रही है, रोजगार देने की बात कर रही है। और पहले भी तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय पर रोजगार दिया गया। वो सरकार चाहिए या जुमलों की सरकार चाहिए कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे? आज हालत यह है कि बिहार का बच्चा जो एसएससी और यूपीएससी की सबसे ज्यादा तैयारी करता था वो आज समाप्त हो चुका है। एसएससी और यूपीएससी के ऊपर भी आरएसएस के लोगों का कब्जा हो चुका है। पकड़े जाते हैं और फिर तुरंत भाग जाते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन से पद से इस्तीफा देंगे। बिहार के भविष्य को अगर बनाना है तो महागठबंधन को जिताना है। बिहार के भविष्य को, युवाओं को बनाना है तो इस बार महागठबंधन की सरकार को बनाना है। मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि हमारी सरकार आ रही है। पहले फेज के बाद पूरी तरह से पिक्चर क्लियर है और यही कारण है कि विजय सिन्हा जैसे लोग परसों बौखलाए हुए अपनी कंस्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं, क्योंकि उनके माथे पर पर्ची लगी थी कि वो आप हार गए। मुरैठा वाले भी गए हैं, वो भी निपट गए हैं और इस बार महागठबंधन की सरकार सामने से आ रही है।